नमस्कार। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए समसामयिक घटनाओं के हमारे विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज 27 अक्टूबर 2025 के महत्वपूर्ण खबरों पर हम नजर डालेंगे। ये इस तारीख का भाग 1 है। हमेशा की तरह हमने विभिन्न स्रोतों से सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा की है। आज स्वास्थ्य, रक्षा, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और विज्ञान जैसे कई क्षेत्रों से जुड़ी खबरें हैं। और हाँ, कुछ विषयों पर शायद हमने पहले भी बात की हो, तो उन्हें आप रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। बिल्कुल। आज की चर्चा उम्मीदवारों को परीक्षा के नजरिए से महत्वपूर्ण पहलुओं और घटनाओं को समझने में मदद करेगी। कोशिश रहेगी कि हम सिर्फ तथ्यों को न देखें, बल्कि उनके पीछे के संदर्भ और महत्व को भी समझें, है ना? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले स्वास्थ्य क्षेत्र की एक बड़ी पहल की बात करते हैं, महा मेडटेक मिशन। इसे हाल ही में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF ने ICMR और गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर लॉन्च किया है। ये किस बारे में है, थोड़ा विस्तार से बताएं। हाँ, ये एक काफी महत्वपूर्ण कदम है। इसका सीधा उद्देश्य भारत के मेडिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर में इनोवेशन यानी नवाचार को बढ़ावा देना है। देखिए, भारत आज भी कई जरूरी चिकित्सा उपकरणों, खासकर वो जो हाई एंड डायग्नोस्टिक्स वाले होते हैं, उनके लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है। मतलब लगभग 80% तक। 80% ही तो बहुत ज्यादा है। जी, तो ये मिशन सीधे तौर पर इसी निर्भरता को कम करने और देश में ही सस्ती, उच्च गुणवत्ता वाली मेडिकल तकनीक विकसित करने पर केंद्रित है। इसे आप आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ठोस प्रयास कह सकते हैं। यानी आयात पर निर्भरता कम करना और स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देना, इसका मुख्य लक्ष्य है। इसके अलावा और किन उद्देश्यों पर इसका फोकस रहेगा? इसके आप कह सकते हैं 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव बढ़ाना, मतलब खासकर उन बीमारियों के लिए तकनीक विकसित करना जो भारत में ज्यादा गंभीर हैं या ज्यादा फैली हुई है। ठीक है। दूसरा, लागत प्रभावी समाधानों को सपोर्ट करके इलाज को सस्ता और सुलभ बनाना। और तीसरा, जैसा हमने कहा, स्वदेशी विकास, विनिर्माण और सबसे महत्वपूर्ण, इंडस्ट्री और एकेडमिक संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। इससे आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता दोनों बढ़ेंगी। इंडस्ट्री अकादमिक सहयोग, ये तो बहुत जरूरी है इनोवेशन के लिए। इस मिशन की खास बातें क्या हैं? जैसे फंडिंग और दूसरी मदद कैसे मिलेगी? हाँ, इसमें देखिए, शैक्षणिक संस्थान, R&D लैब्स, अस्पताल, स्टार्टअप्स, MSMEs और उद्योग जगत, इन सबके बीच सहयोग के लिए फंडिंग दी जाएगी। हर प्रोजेक्ट के लिए 5 से 25 करोड़ तक की फंडिंग का प्रावधान है। अच्छा। और ये फंडिंग काम के अलग-अलग पड़ाव यानी माइलस्टोन पूरा होने पर मिलेगी। कुछ असाधारण मामलों में ये राशि 50 करोड़ तक भी जा सकती है। ओके। और फंडिंग के अलावा? फंडिंग के अलावा इसमें सपोर्ट सिस्टम भी है, जैसे पेटेंट मित्र, ये बौद्धिक संपदा सुरक्षा यानी IP प्रोटेक्शन के लिए है। फिर मेडटेक मित्र, ये नियामक मार्गदर्शन यानी रेगुलेटरी गाइडलाइंस वगैरह के लिए मदद करेगा। इसके अलावा क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की मेंटरशिप जैसी सहायता भी मिलेगी। ये पूरा मिशन 5 साल की अवधि के लिए है। 5 साल, ठीक है। ये तो वाकई चिकित्सा तकनीक के इकोसिस्टम को मजबूत करने वाली एक व्यापक योजना लगती है। चलिए अब जरा पर्यावरण की ओर रुख करते हैं। न्यूजीलैंड से एक थोड़ी चिंताजनक खबर आई है, जहां 2 दर्जन से ज्यादा पायलट व्हेल समुद्र तट पर फंसकर मर गईं। हाँ, ये दुखद घटना है। और इस तरह की जो सामूहिक फंसने की घटनाएं होती हैं, जिसे मास स्ट्रैंडिंग कहते हैं, ये वाकई चिंता बढ़ाती हैं। पायलट व्हेल असल में समुद्री डॉल्फिन परिवार यानी डेल्फिनिडे के सबसे बड़े सदस्यों में से हैं। अच्छा, ये डॉल्फिन परिवार से है? जी हाँ। इनकी 2 मुख्य प्रजातियां हैं, शॉर्ट फिन्ड ग्लोबिसेफेला मैक्रोह्रेंचिस, ये गर्म पानी में मिलती हैं, और लॉन्ग फिन्ड जी मेलाज, जो ठंडे पानी में पाई जाती हैं। और ये आमतौर पर कहाँ पाई जाती हैं? इनकी पहचान क्या है, कुछ खास? देखिए, शॉर्ट फिन्ड प्रजाति उष्णकटिबंधीय और गर्म समशीतोष्ण पानी में मिलती है, जबकि लॉन्ग फिन्ड जो है वो ठंडे समशीतोष्ण और उपध्रुवीय महासागरों में। ये प्रशांत, अटलांटिक महासागरों और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और भारत के आसपास के समुद्रों में भी पाई जाती हैं। इनकी पहचान है इनका गोल, उभरा हुआ माथा, एक छोटी चोंच जैसी थूथन और पतले नुकीले फ्लिपर्स। लंबाई करीब 4 से 6 मीटर होती है। नर मादा से थोड़े बड़े होते हैं। और इनका भोजन? इनका मुख्य भोजन स्क्विड है। और ये समूहों में रहती है ना, मैंने पढ़ा था। बिल्कुल, ये काफी सामाजिक होती हैं और दर्जनों से लेकर कभी-कभी हजारों तक के समूहों में रह सकती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इनके समूह मातृवंशीय होते हैं, मतलब वे माँ और उसके बच्चों के इर्द गिर्द बने होते हैं।
जो वयस्क होने पर भी अक्सर समूह में ही रहते हैं। मातृवंशीय समूह, ये वाकई दिलचस्प है। इनकी संरक्षण स्थिति क्या है? क्या ये लुप्तप्राय है? नहीं, IUCN ने इन्हें फिलहाल लीस्ट कंसर्न यानी कम चिंताजनक श्रेणी में रखा है। लेकिन ये जो सामूहिक फंसने की घटनाएं हैं, इनके कारण अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। कई थियरीज हैं, जैसे नेविगेशन में गलती, बीमारी या समुद्री शोर का प्रभाव। इन पर शोध जारी है और ये घटनाएं समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य से जुड़े व्यापक मुद्दे भी उठाती हैं। समझने वाली बात है। चलिए अब रक्षा क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण खबर देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL में 2 नए उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS अजीत और ICGS अपराजित को लॉन्च किया है। हाँ, ये इसलिए अहम है क्योंकि ये GSL द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 8 FPV की श्रृंखला के आखिरी 2 जहाज हैं, 7वां और 8वां। ये मेक इन इंडिया और रक्षा में आत्मनिर्भरता का एक और अच्छा उदाहरण है। 8 जहाजों की श्रृंखला, ये तो बढ़िया है। इनकी कुछ खासियतें? जी, ये 52 मीटर लंबे हैं और इनका विस्थापन 320 टन है। इनमें कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर यानी CPP जैसी आधुनिक तकनीक लगी है, जो इन्हें बेहतर गति और कुशलता देती है, मतलब मैन्यूवरेबिलिटी अच्छी होती है। इनकी तैनाती कहाँ होगी और इनकी मुख्य भूमिका क्या रहेगी? और थोड़ा ICG के बारे में भी बताइए हमारे श्रोताओं के लिए। इन जहाज़ों का इस्तेमाल कई तरह के मिशनों में होगा, जैसे मछली पकड़ने वाले जहाज़ों की सुरक्षा, तटीय गश्त, तस्करी और समुद्री डकैती रोकना और खोज एवं बचाव अभियान, मतलब सर्च एंड रेस्क्यू। इनकी खास जरूरत भारत के जो द्वीप क्षेत्र हैं, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और हमारा विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ, उसकी निगरानी के लिए होगी। और भारतीय तटरक्षक बल की बात करें तो इसकी स्थापना 1978 में हुई थी, तटरक्षक अधिनियम 1978 के तहत। ये रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है, मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके प्रमुख डायरेक्टर जनरल होते हैं। और इसके मुख्य काम क्या है? मुख्य काम है भारत के समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा, जो कृत्रिम द्वीप हैं या अपतटीय प्रतिष्ठान ऑफशोर टर्मिनल्स हैं, उनकी सुरक्षा करना, मुसीबत में फंसे मछुआरों की मदद करना, समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना और समुद्री कानूनों को लागू करना। धन्यवाद। समुद्री सुरक्षा निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अब अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हैं। खबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने सरकार समर्थित स्वामिज फंड को वैकल्पिक निवेश कोष AIF के लिए अपने कुछ कड़े नियमों से छूट दी है। पहले तो ये बताएं कि ये स्वामिज फंड है क्या? इसका नाम थोड़ा अलग है। हाँ, स्वामित्व का पूरा नाम है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग इन्वेस्टमेंट फंड। इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य काम है ऐसी रियल एस्टेट परियोजनाएं जो किसी वजह से रुकी हुई हैं या वित्तीय संकट में हैं, उन्हें पूरा करने के लिए ऋण वित्त पोषण यानी डेट फाइनेंसिंग प्रदान करना। और ये खासकर किफायती और मध्यम आय वर्ग के घरों के लिए है। अच्छा, तो ये अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग पर केंद्रित है। जी, यह वित्त मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है और इसका प्रबंधन SBI CAP वेंचर्स लिमिटेड करता है। तो ये रुकी हुई परियोजनाओं के लिए एक तरह से जीवनदान है। इसे अंतिम उपाय का ऋणदाता भी कहा गया है ना? हाँ, बिल्कुल। इसे संकटग्रस्त परियोजनाओं के लिए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट माना जाता है। यह सेबी के साथ पंजीकृत एक श्रेणी 2 AIF डेट फंड है। तो किस तरह की परियोजनाएं इसके तहत मदद पा सकती हैं? कुछ मानदंड होंगे? हाँ, बिल्कुल, मानदंड हैं। पहली बात, परियोजना रेरा 2016 के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। दूसरी, परियोजना या तो NPA घोषित हो चुकी हो या फिर दिवाला प्रक्रिया यानी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के अधीन हो। तीसरी, किसी सक्षम प्राधिकारी ने उसे रुकी हुई या विलंबित घोषित किया हो। और सबसे जरूरी, ये केवल किफायती, अफोर्डेबल और मध्यम आय वाले आवास सेगमेंट में ही आनी चाहिए। समझ गए। तो RBI की हालिया छूट से क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, RBI ने AIFs के लिए कुछ नियम कड़े किए थे, खासकर बैंकों या NBFCs से जुड़े निवेशों को लेकर। स्वामी को छूट मिलने से शायद इसके कामकाज में, मतलब फंड जुटाने और लगाने में, और तेजी और आसानी आएगी। स्पष्ट है। अब थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखते हैं। तिमोर लेस्ते, जिसे पूर्वी तिमोर भी कहते हैं, अब औपचारिक रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ यानी आसियान का सदस्य बन गया है। ये 1990 के बाद आसियान का पहला विस्तार है। ये तो बड़ी बात है। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विकास है। तिमोर लेस्ते, जैसा आपने कहा, पूर्वी तिमोर, ये दक्षिण पूर्व एशिया में मलय द्वीप समूह के दक्षिणी छोर पर स्थित एक द्वीप देश है।
इसका कुछ हिस्सा एक एक्सक्लेव इंडोनेशिया के पश्चिम तिमोर से घिरा हुआ भी है। इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में थोड़ा और बताएं। भौगोलिक रूप से यह उत्तर में वेटार जलडमरू, मध्य उत्तर पश्चिम में ओम्बाई जलडमरू, दक्षिण पूर्व में तिमोर सागर और दक्षिण पश्चिम में इंडोनेशिया के पश्चिमी तिमोर से घिरा है। और वहाँ की जलवायु और संसाधन? यहाँ शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु है और मध्यम वर्षा होती है। पहाड़ी इलाकों में चंदन के पेड़ मिलते हैं, निचले इलाकों में नारियल और नीलगिरी के पेड़। प्राकृतिक संसाधनों में सोना, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, मैंगनीज और संगमरमर शामिल हैं। अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है और आसियान में शामिल होने का क्या महत्व है इसके लिए? राजधानी दिल्ली है और देश के राजस्व का मुख्य स्रोत तेल और गैस है। आसियान में इसका शामिल होना तिमोर लेस्ते के लिए आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे उसे क्षेत्रीय बाजारों तक बेहतर पहुंच मिलेगी, निवेश बढ़ेगा और राजनीतिक स्थिरता भी मजबूत होगी। वहीं ये आसियान के विस्तार और क्षेत्रीय एकीकरण की प्रक्रिया को भी दर्शाता है। ये भारत के लिए भी मायने रखता है, क्योंकि भारत आसियान के साथ अपने संबंधों को अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत काफी महत्व देता है। सही कहा। क्षेत्रीय गतिशीलता के लिहाज से ये जरूर ध्यान रखने वाली खबर है। चलिए अब वापस भारत में पर्यावरण और पर्यटन से जुड़ी खबर पर आते हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार लोहित जिले में कमालंग टाइगर रिजर्व में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नेचर ट्रेल और एंगलिंग स्पॉट विकसित कर रही है। हाँ, ये पहल स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने और पर्यावरण पर्यटन यानी इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिहाज से अच्छी है। कमालंग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में है, म्यांमार सीमा के पास, और ये बृहत्तर पूर्वी हिमालयी जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है। कमालंग नाम क्यों? इसका नाम कमालंग नदी पर पड़ा है, जो रिजर्व से होकर बहती है और आगे जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इस रिजर्व की खासियत क्या है? इसकी सीमाएं और जैव विविधता के बारे में कुछ बताएं? ये दक्षिण में प्रसिद्ध नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और उत्तर में लांग नदी के बीच स्थित है। पश्चिमी सीमा लाटी नदी बनाती है, जबकि पूर्वी भाग तावे नदी से घिरा है। यहाँ स्थानीय निवासी हिशिमी, दिगारू और मिजो जनजातियां हैं। यहाँ का लैंडस्केप बहुत विविध है। घने उष्णकटिबंधीय जंगल हैं, घास के मैदान हैं, नदियां और पहाड़ियां हैं। वनस्पति भी काफी विविध है, ऊंचाई के साथ बदलती है। और जीव जंतु? टाइगर रिजर्व है तो बाघ तो होंगे ही। बाघ तो हैं ही, लेकिन सबसे खास बात, और ये वाकई कमाल की बात है, कि यहाँ हिम तेंदुए, क्लाउडेड लेपर्ड, तेंदुए और बाघ यानी भारत में पाए जाने वाली सभी 4 बड़ी बिल्ली प्रजातियां मिलती हैं। चारों एक ही जगह पर? ये तो अविश्वसनीय है। जी हाँ, ये बहुत दुर्लभ है। इसके अलावा हिमालयन पाम सिवेट, लेपर्ड कैट, स्लो लोरिस और हुलॉक गिब्बन जैसी कई लुप्तप्राय प्रजातियां भी हैं। साथ ही विशाल और उड़ने वाली गिलहरियां, हॉर्नबिल, हिरन की कई प्रजातियां, सिवेट, जंगली सुअर, कैप्ड लंगूर, स्टंप टेल्ड मकाक, सूची काफी लंबी है। वाह! तो यहाँ पर्यटन विकसित करते समय संरक्षण का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। निश्चित रूप से इतनी समृद्ध और नाजुक जैव विविधता का संरक्षण प्राथमिकता होनी ही चाहिए। इको टूरिज्म का मॉडल बहुत सावधानी से लागू करना होगा। बिल्कुल। अब ऊर्जा क्षेत्र की एक बड़ी परियोजना पर आते हैं। भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना 2000 मेगावाट की सुबनसिरी लोअर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का कमिश्निंग चरण, मतलब उसको चालू करने का चरण शुरू हो गया है। हाँ, ये परियोजना पूरी होने पर भारत का सबसे बड़ा एकल जल विद्युत संयंत्र होगा। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी सुबनसिरी पर बन रही है। ये अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर गेरुकामुख में स्थित है। ये एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है, जिसे सरकारी कंपनी NHPC विकसित कर रही है। रन ऑफ द रिवर मतलब इसमें बहुत बड़ा जलाशय नहीं बनता हाँ, है। इसमें नदी के प्राकृतिक प्रवाह का ज्यादा इस्तेमाल होता है, हालांकि कुछ पानी रोका जरूर जाता है। इसका निर्माण 2005 में शुरू हुआ था, यानी इसे पूरा होने में काफी समय लगा है। लगभग 20 साल। ऐसी बड़ी परियोजनाओं में अक्सर देरी हो जाती है ना? हाँ जी, कई बार पर्यावरणीय मुद्दे, स्थानीय विरोध या तकनीकी जटिलताओं के कारण देरी हो जाती है। 2000 मेगावाट वाकई बहुत बड़ी क्षमता है। इसकी कुछ मुख्य तकनीकी विशेषताएं क्या हैं? इसमें एक विशाल कंक्रीट ग्रेविटी बांध बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई नदी तल से 116 मीटर है और नींव से देखें तो 130 मीटर। बांध की लंबाई करीब 284 मीटर है। इसमें 25-25 मेगावाट के 8 फ्रांसिस टाइप टरबाइन लगे हैं। 8 टरबाइन? जी,
जो कुल 2000 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। पानी लाने ले जाने के लिए जटिल सुरंगों और चैनलों का एक पूरा नेटवर्क बनाया गया है। परियोजना की लागत इक्विटी और ऋण के मिश्रण से पूरी की गई है, जिसमें केंद्र सरकार ने भी बजटीय सहायता दी है। ये इंजीनियरिंग का एक विशाल नमूना लगता है। चलिए अब सुरक्षा बलों से संबंधित एक खबर देखते हैं। हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का 64वां स्थापना दिवस मनाया गया। जी, आईटीबीपी भारत के महत्वपूर्ण केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीएपीएफ्स में से एक है, जो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इनकी मुख्य जिम्मेदारी है भारत चीन सीमा की रक्षा करना। ये सीमा लद्दाख के काराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश में जाचेप ला तक फैली है। कुल 3488 किलोमीटर लंबी और दुनिया की सबसे दुर्गम सीमाओं में से एक। हाँ, ऊंचाई बहुत ज्यादा है वहाँ। बिल्कुल। इनकी सीमा चौकियां यानी बीओपीज 9000 फीट से लेकर 18750 फीट तक की ऊंचाई पर स्थित हैं। इन ऊंचाइयों पर काम करना तो मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। आईटीबीपी की स्थापना और भूमिका के बारे में कुछ और बताएं। इसका गठन 1962 के भारत-चीन युद्ध के तुरंत बाद हुआ था, उसी साल अक्टूबर में। शुरुआत में इसे सीआरपीएफ अधिनियम के तहत बनाया गया था, लेकिन 1992 में इसका अपना आईटीबीपीएफ अधिनियम बना और 1994 में नियम बने। 2004 में इसे पूरी तरह से एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ घोषित किया गया। और इनका आदर्श वाक्य? इनका आदर्श वाक्य है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। इन्हें दुनिया के सबसे कुशल पर्वतीय बलों में गिना जाता है। ये न केवल पर्वतारोहण और स्कीइंग में प्रशिक्षित होते हैं, बल्कि बेहद ठंडे तापमान यानी -40 डिग्री सेल्सियस तक और कठिन इलाकों में युद्धक अभियानों के लिए भी तैयार रहते हैं। इसके अलावा हिमालय क्षेत्र में जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उनमें बचाव और राहत कार्यों में भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वाकई उनके साहस और निष्ठा को सलाम। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई है। केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार आरवीपी शुरू करने की घोषणा की है। इसमें 24 व्यक्तिगत और एक टीम पुरस्कार शामिल है। हाँ, ये विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में देश के सर्वोच्च सम्मानों में से एक होगा। इसका मकसद है विज्ञान और तकनीक के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण और प्रेरणादायक योगदान देने वाले वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और नवोप्रवर्तकों को सम्मानित करना, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से काम कर रहे हों या फिर टीम में। इसके लिए कौन पात्र होंगे? क्या सिर्फ सरकारी वैज्ञानिक? नहीं, सरकारी या निजी संस्थानों में काम करने वाले वैज्ञानिक, टेक्नोलॉजिस्ट, इनोवेटर्स या किसी संगठन से बाहर काम करने वाला कोई भी व्यक्ति जिसने विज्ञान या तकनीक में अभूतपूर्व योगदान दिया हो, वो पात्र होंगे। यहां तक कि विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग भी पात्र हो सकते हैं, अगर उनके काम से भारतीय समुदायों या समाज को खास तौर पर लाभ हुआ हो। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। और ये पुरस्कार किन श्रेणियों में दिए जाएंगे? इसमें 4 श्रेणियां हैं। पहली, विज्ञान रत्न वीआर, ये जीवन भर की उपलब्धियों और योगदान के लिए है। दूसरी, विज्ञान श्री वीएस, ये विशिष्ट योगदान के लिए है। तीसरी, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर वीएसएसएसबी, ये 45 साल तक के युवा वैज्ञानिकों के असाधारण योगदान के लिए हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार तो पहले से है, तो ये उसी से जुड़ा है? हाँ, ऐसा लगता है कि युवा श्रेणी को उसके साथ जोड़ा गया है। नाम से तो यही प्रतीत होता है। और चौथी श्रेणी है विज्ञान टीम वीटी, ये 3 या अधिक सदस्यों की टीम के उत्कृष्ट कार्य के लिए है। और किन क्षेत्रों में दिए जाएंगे ये पुरस्कार? ये पुरस्कार कुल 13 क्षेत्रों में दिए जाएंगे। इनमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित और कंप्यूटर विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग विज्ञान, कृषि विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और एक अन्य श्रेणी भी शामिल है। और इसमें लैंगिक समानता का भी ध्यान रखा जाएगा, मतलब हर क्षेत्र से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की कोशिश होगी। ये निश्चित रूप से देश में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बड़ा प्रोत्साहन देगा। एक अच्छी पहल है। और आज की आखिरी चर्चा के लिए स्वास्थ्य अवसंरचना से जुड़े एक महत्वपूर्ण मिशन पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन यानी PMABHIM। अक्टूबर 2021 में लॉन्च हुए इस मिशन को भविष्य की महामारियों और स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने की तैयारी मजबूत करने में अहम माना जा रहा है।
बिल्कुल। पीएमएबीएचआईएम भारत के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है और इसका लक्ष्य है एक लचीली, सुलभ और आत्मनिर्भर स्वास्थ्य प्रणाली बनाना। यह मुख्यतः एक केंद्र प्रायोजित योजना यानी सीएसएस है, जिसके कुछ घटक केंद्रीय क्षेत्र सीएस के भी हैं। 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए इसका कुल परिव्यय लगभग 64,180 करोड़ रुपए है। काफी बड़ा बजट है। हाँ, बजट तो काफी बड़ा है। इसका मुख्य फोकस किन क्षेत्रों पर है? ये जमीनी स्तर पर क्या बदलाव लाने का प्रयास कर रहा है? देखिए, यह मिशन जमीनी स्तर से लेकर जिला स्तर तक पूरे स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर केंद्रित है। इसके तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिन्हें पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहते थे, उनको अपग्रेड करना या नए बनाना, ब्लॉक स्तर पर पब्लिक हेल्थ यूनिट स्थापित करना, जिलों में एकीकृत पब्लिक हेल्थ लैब्स बनाना और हर जिले में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक स्थापित करना या अपग्रेड करना शामिल है। क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स मतलब आईसीयू वगैरह? हाँ, गंभीर मरीजों के इलाज के लिए बेहतर सुविधाएं। इसका एक बड़ा उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में जो गैप्स हैं, जो कमियां हैं, उन्हें दूर करना है और समुदायों के करीब ही व्यापक प्राथमिक, माध्यमिक और क्रिटिकल केयर सुनिश्चित करना है। और महामारी की तैयारी के लिहाज से? हाँ, वो भी एक प्रमुख फोकस है। इसके लिए आईटी आधारित रोग निगरानी नेटवर्क को मजबूत और विस्तारित किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकोप का जल्दी पता लगाया जा सके, उसकी जांच हो सके और उसे प्रभावी ढंग से रोका जा सके। इसमें ब्लॉक, जिला, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशालाओं को एकीकृत किया जा रहा है। यह वन हेल्थ दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देता है। वन हेल्थ मतलब इंसानों, जानवरों और पर्यावरण का स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है? बिल्कुल, ये मानता है कि इन तीनों का स्वास्थ्य आपस में गहराई से जुड़ा हुआ है और हमें एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना होगा। ये मिशन शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की महत्वपूर्ण कमियों को भरने का लक्ष्य रखता है। अगर आप देखें तो ये एमए महामेट्रिक जैसी पहलों का एक तरह से पूरक है। कैसे? एक तरफ एमए महामेट्रिक जैसी पहलें नई तकनीक और उपकरण विकसित कर रही हैं और दूसरी तरफ पीएम अभिम उस तकनीक को इस्तेमाल करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा है। बहुत सही कहा आपने। तकनीक और बुनियादी ढांचा साथ साथ चलने चाहिए, तभी फायदा होगा। तो ये थी आज की हमारी गहन चर्चा, जिसमें हमने महामेडटेक मिशन और पीएम अभिम जैसे स्वास्थ्य पहलों से लेकर आईसीजीएस, अजीत अपराजित जैसे रक्षा विकास तक कई विषयों को कवर किया। तिमोर लेस्ते के आसियान में शामिल होने जैसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, पायलट व्हेल और कमालंग रिजर्व जैसी पर्यावरणीय खबरें और स्वामिश फंड व राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जैसे आर्थिक और वैज्ञानिक विषयों को भी हमने समझा। निश्चित रूप से, और ये सभी घटनाक्रम देखा जाए तो एक ही दिशा की ओर इशारा करते हैं कि भारत स्वास्थ्य, रक्षा, विज्ञान, अर्थव्यवस्था और कूटनीति जैसे कई मोर्चों पर अपनी क्षमताएं बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनने का लगातार प्रयास कर रहा है। यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है कि इन अलग-अलग क्षेत्रों में जो ये तरक्की हो रही है, जो पहले हो रही हैं, उनको आपस में और बेहतर तरीके से कैसे जोड़ा जा सकता है, मतलब उनका सिनर्जी कैसे बढ़ाई जाए ताकि उनका सम्मिलित प्रभाव और भी ज्यादा हो। ये वाकई एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो श्रोताओं के लिए आज का विचार बिंदु यही है, भारत इन विविध पहलों, मेडटेक से लेकर रक्षा उत्पादन, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे से लेकर वैज्ञानिक पुरस्कारों तक के बीच तालमेल कैसे बेहतर बना सकता है, कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि वे एक दूसरे को मजबूत करें और समग्र राष्ट्रीय विकास को और तेज गति दें। इस पर जरूर सोचेगा। हमें उम्मीद है कि ये विश्लेषण आपकी यूपीएससी तैयारी में मददगार साबित होगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे भविष्य के विश्लेषणों से जुड़े रह सकें। अगले सत्र तक पढ़ते रहें और सीखते रहें। नमस्कार।